तो 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने आवास पर अंतिम सांसें लीं। पिछले 2-3 महीनों से बीमार चल रहे थे। उनके कई करीबी बताते हैं कि पिछले महीने पैर में एक चोट भी लग गई थी, जिसके चलते ये समय उन्होंने व्हील चेयर पर ही ज़्यादा गुजारा था। रामविलास पासवान के सियासी सफ़र को अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटे से गांव से निकले हुए लड़के की कहानी दिखेगी, जिसने अपने दम पर अपनी बुद्धिमत्ता से राजनीति की और किस तरीके से पिछले 50 साल से भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और पिछले 3 दशकों से केंद्र की राजनीति में कितने सक्रिय थे। आपको पासवान का कद वहां से समझ में आएगा। इस वीडियो में रामविलास पासवान की शुरुआत से लेकर अभी तक की कहानी एक शॉर्ट में लेकिन तमाम महत्वपूर्ण किस्सों को लेते हुए आपके सामने रखूंगा, जिससे पासवान के सियासी कद को आप समझ पाएं। रामविलास पासवान का जन्म 1946 में बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि का गांव था, काफ़ी गरीबी थी, तो जाहिर तौर से पढ़ाई लिखाई कम साधनों में ही हुई होगी। बचपन में रामविलास पासवान बताते हैं कि स्कूल में जब वो जाते थे तो तालाब से होकर जाते थे। रास्ते में बहुत बड़ा तालाब पड़ता था। बिहार वैसे तराई का इलाका है, काफ़ी सारी नदियां हैं, तो कॉपी जो है वो भीग जाती थी, तो कॉपी में लिखना संभव नहीं हो पाता था। छोटे दर्जे की बात मैं बता रहा हूँ, 4, 5, 6, 7 की। तो रामविलास पासवान क्लास में कोशिश करते थे कि जो टीचर बता रहा है उसी समय उसे ध्यान से याद कर लें। रामविलास पासवान ने बहुत बार ऐसा ट्राई किया तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो रामविलास पासवान की याददाश्त बहुत पक्की हो गई। बचपन में किया हुआ अभ्यास आज भी रामविलास पासवान को अच्छी तरह से याद है। आप पासवान से 40 साल पुराना किसी का बयान उठवा लीजिए, पासवान मुंह चुटकी बता देंगे। जेपी आंदोलन के नारों से लेकर तमाम पार्टियों के स्लोगन्स रामविलास पासवान को मुंह जबानी याद हैं। और इसे आप रामविलास पासवान का जादू ही कहिए कि बिहार में चलने वाला सबसे बड़ा चुनावी नारा जो अब तक के इतिहास में पॉपुलर हुआ था वो था ऊपर आसमान नीचे पासवान, जो बिहार की जनता ने, खास तौर से दलित वर्ग ने लगाया था, क्योंकि उनको बिहार में अपना एकमात्र चेहरा रामविलास पासवान के तौर पर मिल गया था। लेकिन शुरुआत में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। रामविलास पासवान ने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर DYSP के पद पर चयन भी हो गया। लेकिन पासवान के एक मित्र ने पासवान से कहा कि तुम सर्वेंट बनना पसंद करोगे या गवर्नमेंट। यही बात पासवान के दिल में बैठ गई। उनको लगा कि नहीं, अब तो गवर्नमेंट ही चलाना है। और बिहार में उस समय राजनीति काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, छात्र खास तौर से राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे। ऐसे में रामविलास पासवान की भी जाहिर तौर से राजनीति में दिलचस्पी हुई। 1960 में लोहिया की पार्टी से जुड़े और इसके बाद 1969 में पहली बार विधायक भी बन गए। 1968-69 में रामविलास पासवान उस ग्रुप के सदस्य थे जिसने शंकराचार्य की पर मुकदमा किया था छुआछूत को लेकर, और उसमें रामविलास पासवान खुद गवाह भी बने थे। बाद में इमरजेंसी आई, इमरजेंसी में जेपी आंदोलन में जमकर भाग लिया, जेल में रहे। पूरे कार्यकाल 2 साल का समय इन्होंने जेल में ही बिताया। बाद में रामविलास पासवान जेल से बाहर आए, लगातार चुनावी रैलियां करते रहे, और चूंकि बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करना रामविलास पासवान को बखूबी आता था, ऐसे में ये खूबी उन्हें काफ़ी आगे तक लेके जाने वाली थी। ऐसा तमाम बड़े नेता उसी समय देख रहे थे। फिर आता है हाजीपुर चुनाव। हाजीपुर चुनाव ने रामविलास पासवान को बिहार से उठाकर केंद्रीय विमर्श में लाकर खड़ा कर दिया। क्या हुआ था इस चुनाव में? इस चुनाव से पहली बार भारत की कोई पार्टी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। जनता पार्टी के टिकट से रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड 4.25 लाख वोट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ये मत उस समय इतना ज़्यादा था कि इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई थी। इसके बाद रामविलास पासवान ने अपनी दलित छवि का फायदा उठाते हुए देश भर के तमाम दलित बाहुल्य सीटों पर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। एक बैटल बहुत दिलचस्प है 1985 की बिजनौर उपचुनाव की। था तो उपचुनाव, लेकिन इस देश के 3 सबसे बड़े दलित चेहरों की किस्मत दांव पर थी। ऐसा चुनाव कि शायद आपको भी जानकर दिलचस्पी लगेगी कि इस एक चुनाव में इतने बड़े बड़े नेता कैसे हो सकते हैं। दरअसल
इस चुनाव में रामविलास पासवान दलित चेहरे के तौर पर थे, मायावती और मीरा कुमारी। मीरा कुमारी कौन? यानी कि जो हमारी 2009 से 14 तक लोकसभा स्पीकर रही थी और जगजीवन राम की बेटी थी। जगजीवन राम के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, अगर आपको जानना हो तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस एक उपचुनाव में मीरा कुमारी, मायावती और रामविलास पासवान ये तीनों खड़े थे। मीरा कुमारी हालांकि चुनाव जीती, रामविलास पासवान चुनाव हारे, दूसरे नंबर पर रहे और मायावती तीसरे नंबर पर रही थी। रामविलास पासवान ने अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 11 चुनाव लड़े और जिनमें से 9 में जीत दर्ज की, केवल 2 हारे, एक 85 वाला और एक 2009 में भी हारे थे। रामविलास पासवान इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में पहली बार मंत्री बने, चूंकि वीपी सिंह ने मंडल आयोग लगाया था और ऐसे में पूरे देश में दलित विमर्श एक नए सिरे से उभर रहा था। ऐसे में वीपी सिंह को भी अपना एक दलित साथी रामविलास पासवान के तौर पर मिला हुआ था, लेकिन 1989 में मंत्री बने रामविलास पासवान ने उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार 6 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रहने का रिकॉर्ड रामविलास पासवान के पास है, जिसमें आई.के. गुजराल से लेके एच.डी. देवगौड़ा, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री रहने का रिकॉर्ड रामविलास पासवान ने बनाया है। ईश्वर जाने आगे वाले समय में कौन इसे तोड़ता है। रामविलास पासवान के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने एक बार मौसम विज्ञानी कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि रामविलास पासवान हमेशा ऐसे गठबंधन वाले दल में रहते हैं जिसकी सत्ता आने वाली होती है। खास बात यह है कि उनके पार्टी से किए गए अलायंसेस कभी भी पोस्ट पोल नहीं होते हैं, हमेशा प्री पोल होते हैं। मतलब चुनाव के पहले गठबंधन कर लेते हैं, जिसके चलते अवसरवादिता का आरोप उन पर फिट नहीं बैठता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार चल रही थी, सभी लोग बिल्कुल खुश थे, लेकिन अचानक रामविलास पासवान सरकार से बाहर आ जाते हैं। लोगों को बहुत हैरत हुई थी कि रामविलास पासवान अभी चुनाव भी दूर है, अभी क्यों बाहर आ रहे हैं। तब पासवान ने कारण दिया था गुजरात दंगों का। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को सही तरीके से सजा नहीं दी गई है, इसीलिए वो पार्टी से बाहर आ रहे हैं। दरअसल पासवान ने बहती हुई हवा को भांप लिया था और जान रहे थे कि 2004 में वाजपेयी की सरकार आना मुश्किल है। ऐसे में पासवान ने समय रहते कांग्रेस का दामन थामा। 2004 में यूपीए की सरकार आई और इसका इनाम भी पासवान को मिला जब पासवान को मंत्री बनाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था, वही रामविलास पासवान 2014 में उसी नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। हालांकि चिराग पासवान कई बार अपने पिता का बचाव करते हुए कहते हैं कि चिराग पासवान ने जबरदस्ती रामविलास पासवान से कहा था कि नहीं नहीं, हमें नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए। पासवान की ज़्यादा इच्छा नहीं थी, ऐसा चिराग पासवान कई बार कहते हैं। रामविलास पासवान एक बार और चर्चा में आए थे जब उन्होंने 98 में गठबंधन वापस लेने को लेकर चर्चा में थे, और जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी की एक सरकार गिर गई थी और लेकिन दूसरी सरकार में फिर से रामविलास पासवान मंत्री बन गए थे। 1-1.5 साल के लिए रेल मंत्री का कार्यभार भी पासवान ने संभाला है और वो कार्यकाल पासवान के सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले कार्यकाल में से थे, चूंकि उस समय उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से काम कराया। हाजीपुर में रेलवे का जोनल मुख्यालय बना दिया था, जो उनका लोकसभा सीट हुआ करती थी। परिवारवाद को लेकर भी रामविलास पासवान पर जमकर आरोप लगते हैं। पासवान की पूरी जिंदगी में जितने सवाल उनसे पूछे गए होंगे, मेरे हिसाब से हर बार परिवारवाद का आरोप उन पर लगा ही होगा। उनकी पार्टी आप देखिए, उसमें परिवार ही परिवार दिखता है। 6 लोगों को लोकसभा चुनाव 2019 में इन्होंने टिकट दिया, जिसमें से 3 इनके परिवार के सदस्य थे, एक भाई, एक बेटा और दूसरा चचेरा भाई। 3 लोग इन्हीं के परिवार के रिश्तेदार थे और चौथे रामविलास पासवान खुद राज्यसभा से पहुंच गए थे। मतलब इस देश की संसद में सबसे बड़ा परिवार अगर किसी का था तो वो रामविलास पासवान का था। पासवान से कई बार पूछा जाता था, इसीलिए वो इसकी आलोचना से डरते भी नहीं थे। साफ तौर से कहते थे कि हमारी पार्टी में हम उसी को आगे बढ़ाते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं। दरअसल परिवारवाद के आरोप इस देश में हर पार्टी पर लगते हैं। पार्टी छोड़िए,
कोई संगठन ऐसा नहीं है जहां परिवारवाद हो ना। नेपोटिज्म इस देश में अभी तकरीबन हर संगठन में है। कब तक दूर होता है ये ईश्वर जाने। व्यवस्था परिवर्तित होती है, उम्मीद है परिवर्तित होगी, लेकिन हर पार्टी में कमोबेश, किसी में कम किसी में ज़्यादा आपको नेपोटिज्म देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी जैसी पार्टी जिसकी ना कोई खास विचारधारा है, ना कोई बहुत बड़ा संगठन का कैडर है, उसमें परिवारवाद ज़्यादा होता है। हमेशा से ऐसी पार्टियों में आप देखेंगे स्थानीय दल जो होते हैं उनमें नेपोटिज्म ज़्यादा होता है। यही बात एलजेपी पर भी लागू होती है। कुल मिलाकर रामविलास पासवान एक चतुर राजनीतिज्ञ के तौर पर आप देख सकते हैं, जो परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं, स्थितियों से तालमेल बिठाकर किसी भी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में सेट हो सकते हैं। रामविलास पासवान की ये खूबी थी, इसे आप गरज समझें या सही। उम्मीद करता हूँ रामविलास पासवान से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे